प्रधानमंत्री ने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, तो मुझे लगा कि चूंकि हम पॉलिटिकल पंचायत पर भारतीय समाज को प्रभावित करने वाली बाहरी शक्तियों को लेकर लगातार जागरूक कर रहे हैं, ऐसे में समाज को, आम लोगों को दिमागी नक्सल, कम्युनिज्म, लेफ्टिस्ट, इन सारी लोगों की वर्किंग, कम्युनिज्म की वामपंथी सोच के उद्गम से लेकर के इतिहास की उन तमाम घटनाओं के बारे में, वामपंथी इतिहास की उन तमाम घटनाओं के बारे में लोगों को आसान भाषा में समझाना चाहिए। वामपंथ के असली चेहरे से लोगों को रूबरू कराना चाहिए, ताकि वो मौजूदा दौर में भारतीय समाज को प्रभावित करने वाले वामपंथिक विचारों को और तौर तरीकों को समझ सके। ऐसे में मुझे लगा कि दुनिया में पहली वामपंथी सरकार की स्थापना 1917 में सोवियत रूस में हुई थी। वहां पर एक फरवरी क्रांति होती है, एक अक्टूबर क्रांति होती है। फरवरी क्रांति क्या थी, अक्टूबर क्रांति क्या थी, और लोकतंत्र के नाम पर कैसे खूनी खेल वामपंथी इतिहास में खेला गया था, उसी को लेकर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह भी सोच सकते हैं कि राहुल गांधी का यहां पर फोटो क्यों लगा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का फोटो क्यों लगा हुआ है। शॉर्ट में मैं इसलिए बता देता हूं कि जब मैं इस बारे में विस्तार से बात कर रहा था, तो मेरे सामने किसी एक व्यक्ति ने सवाल किया था कि जवाहरलाल नेहरू बड़े कम्युनिस्ट थे या इंदिरा गांधी बड़ी कम्युनिस्ट थी। इसको लेकर के मैंने क्या जवाब दिया, वो मैं इस वीडियो के आखिर में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राहुल गांधी का फोटो इसलिए इस्तेमाल लिया है क्योंकि 1917 की सोवियत रूस की क्रांति में जिस विद्रोह और रिवोल्ट शब्द का जिक्र आता है, इन दिनों राहुल गांधी के अलग अलग भाषणों में भी विद्रोह शब्द का बार बार जिक्र आता है, बार बार रिवोल्ट शब्द का जिक्र आता है, बार बार राहुल गांधी ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि सिस्टम भीतर से सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने को तैयार खड़ा है। मैं हालांकि उनके जब भी बयान सुनता हूं तो मुझे वामपंथी के इतिहास के वो घटनाक्रम जरूर याद आते हैं। तो आज बात को समझेंगे, रूसी क्रांति के असली सच क्या है, झूठ की बुनियाद पर कैसे लोकतंत्र और समाजवाद की आड़ में सत्ता का तानाशाही खेल खेला गया। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वामपंथ जब भी सत्ता में नहीं होता है तो वो अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए आड़ जिन चीजों की लेता है, वो लोकतंत्र की लेता है और दूसरा समाजवाद की आड़ लेता है। जब वो सत्ता में आता है तो समाजवाद का पालन नहीं करता है, वो साम्यवाद, सर्वहारा के अधिनायकवाद के सिद्धांत पर आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो सत्ता में नहीं होता है और संघर्ष कर रहा होता है, तब आड़ लेता है लोकतंत्र और समाजवाद की। 1917 की रूसी क्रांति के असली चरित्र को समझने से पहले हमें रूस की शासन व्यवस्था के थोड़े से बैकग्राउंड में जाना भी बहुत जरूरी है। रूस में लगभग 300 सालों तक रोमानोव राजवंश का शासन था, जिसकी स्थापना 1603 ईस्वी में हुई थी। और रूस के अंदर जो राजवंशीय शासन व्यवस्था थी, उसको जार का शासन कहा जाता था। रूस में अगर समाज को मोटे तौर पर बांटा जाए तो एक तो सामंतवादी समाज था, किसान समाज था, किसान मजदूर समाज था, और चर्च, ये तीन तबके थे, जिसमें से सामंतवादी समाज और चर्च, यहां चर्चा गलत लिखा हुआ है, चर्च के पास में ही रूस की ज्यादातर ताकत थी, रूस की ज्यादातर जमीनों का हिस्सा था। जो किसान वर्ग और किसान मजदूर वर्ग था, उनको संघर्ष करके अपना पेट पालना पड़ता था। दो बातें मेरी इस एपिसोड और आगे के एपिसोड में भी आप समझने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा कि वामपंथी जहां भी सत्ता की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं, वहां आड़ लेते हैं लोकतंत्र और समाजवाद की, और हथियार बनाते हैं गरीब और पिछड़े, दबे कुचले, जो ज्यादा वैचारिक रूप से विकसित नहीं हो रखे हैं, जिनको भूख है अभी भी, चाहे वो पेट की भूख नहीं मिटी है अगर गरीबी के दौर में है, चाहे सम्मान की भूख हो, चाहे आर्थिक विकास की भूख हो, किसी भी रूप में उन लोगों को अपना हथियार बनाते हैं। ठीक है, अब अगर इतिहास में जाहिर सी बात है, जब इस तरह के सामंतवादी और चर्च के दबदबे वाले समाज के अंदर समय के साथ में किसान और किसान मजदूर वर्ग में अलग अलग तरह की असंतोष की भावनाएं आने लगी, तो उसे कंट्रोल करने के लिए रूस में 1861 में कृषि दास्ता उन्मूलन का कानून लाया गया। लेकिन वो कानून भी कागजों पर रहा, बहुत ज्यादा जमीन स्तर पर रहा नहीं। किसान और किसान मजदूरों में असंतोष पनपा रहा। लिहाजा जब भी समाज के किसी हिस्से में असंतोष पनपता है, तो फिर क्या होता है कि वहां पर कई लोगों को अपनी पॉलिटिक्स करने का मौका मिलता है, अलग अलग संगठन बनते हैं। 1889 में जो फर्स्ट इंटरनेशनल, उससे भी पहले बनी थी, सेकंड इंटरनेशनल बनी थी, उसमें यह आह्वान किया गया था कि 1 मई को
दुनिया भर के अंदर मजदूर दिवस मनाया जाएगा और दुनिया की जितनी भी सरकारें उससे 8 घंटे का काम और तमाम मांग डिमांड रखी जाएगी और उसके बाद से 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। अब पहले विश्व युद्ध का दौर आता है। उससे पहले आप अगर पूरे यूरोप पर नजर डालेंगे तो पहले विश्व युद्ध से पहले पूरे यूरोप में एक समाजवादी आंदोलन खड़ा होना शुरू किया। मैंने आपको 2 मिनट पहले भी कहा था, वामपंथी जो विचार होगा वो हमेशा समाजवाद के पीछे छिपा हुआ होगा। समाजवाद का चरित्र चूंकि अच्छा है इसलिए उसको आगे किया जाता है, पीछे वामपंथी साम्यवादी विचार छिपा रहता है। 1898 में रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल एक पार्टी का गठन होता है जिसे आप कह सकते हैं रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। और इस पार्टी के अंदर व्लादिमीर इलिच उलियानोव उर्फ लेनिन इस पार्टी के अंदर धीरे धीरे अपना दबदबा बिठाता है। वोट किए जाते हैं जिसमें से एक जो बोल्शेविक दल होता है वो बोल्शेविक दल यहां पर चुनाव जीत जाता है। मेंशेविक दल चुनाव नहीं जीतता है तो पार्टी की कमान बोल्शेविक दल के पास जाती है। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, उसका असली नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव था लेकिन उसका एक छद्म नाम था लेनिन जिसके जरिए वो अपने गुप्त ऑपरेशन चलाता है। इसी बीच रूस को 1904-5 के अंदर जापान से युद्ध लड़ना पड़ता है, रूस को हार का सामना करना पड़ता है जिससे एक अपमान की भावना रूसी समाज के अंदर थी और इस अपमान की भावना से जो असंतोष पनपा उसको भी लेनिन की जो ये पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लिबर पार्टी उसने बुलाने की कोशिश की। इस जनता के भीतर ये आवाज उठने लगी कि राजशाही शासन सही से संभाल नहीं रहा है, लिहाजा जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो रास्ता ये निकाला गया कि 1906 में वहां पर ड्यूमा का गठन किया गया। ड्यूमा बोले तो संसद का गठन किया गया और जो जनता को प्रतिनिधित्व देने की भी व्यवहारिक तौर पर प्रतिनिधित्व देना शुरू किया। समय बीतने के साथ में जो ये पार्टी थी उसने एक सोवियत परिषद का गठन किया जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधित्व की संस्था थी। एक सोवियत को आप सिंपल भाषा में परिषद कह सकते हैं, एक संगठन कह सकते हैं। समय के ये शुरुआती टाइम में तो सोवियत श्रमिकों के प्रतिनिधियों का एक संस्था थी लेकिन समय के साथ में अलग अलग सोवियत बनने शुरू हो गई। किसानों का सोवियत, मजदूरों का सोवियत, सैनिकों का सोवियत भी बन गया। सेना के अंदर लोग थे उन्होंने भी इस विचार से प्रेरित होकर सोवियत बनाई। पेट्रोग्राड सोवियत, पेट्रोग्राड मतलब रूस की राजधानी थी जो पहले सेंट पीटर्सबर्ग कहलाती थी, बाद में पेट्रोग्रास। जब लेनिन शासन में आया तो उसने लेनिनग्राड कर दिया, अब वापस उसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग ही है। रूस के अंदर धीरे धीरे देश के भीतर गृह युद्ध के हालात। मैं ये स्थितियां क्यों बता रहा हूं ताकि आप समाज के अंदर या देश के अंदर भी कभी ऐसे घटनाक्रम हो तो इतिहास के उन कालखंडों में इन लोगों के असली चरित्र से वाकिफ हो, ताकि आपके सामने जब वामपंथी विचार से आकंठ डूबे हुए लोग जब बहुत गुड्डी गुड्डी बातें करें तो आप समझ सके कि वो असली चरित्र क्या है। देश में गृह युद्ध के हालातों के बीच भूखमरी बढ़ने लगी। राजधानी पेट्रोग्राड में भी भूखमरी की चपेट में वो आ गया इलाका। 1917 के आरंभ में देश में एक के बाद एक कई जगहों पर हड़तालें हुई। ये वो समय था जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। अब आप सोचना कि जब देश विश्व युद्ध की अंदर हो, देश किसी दूसरे देश से युद्ध लड़ रहा हो, उस स्थितियों में क्या होता है। आखिर में जो छोटी छोटी रूस के अंदर हड़तालें हो रही थी वो एक कलेक्टिव फॉर्म में एक आम हड़ताल में तब्दील हो गई। युद्ध के अंत की डिमांड की गई, जारशाही को समाप्त करने की मांग की गई। राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में लगभग 1,20,000 मजदूर अकेले राजधानी के अंदर हड़तालों पर आ गए। एक रविवार की घटना है जिसमें लगभग 800 आंदोलनकारी मारे गए। पूरे रूस के अंदर देखें तो इस दौरान, इस हड़तालों के प्रोसेस के दौरान 1908 प्रदर्शन और जमींदारों को लूटने की घटनाएं हुई और आखिरकार 12 मार्च 1917 को सेना की कई रेजिमेंट हड़ताल में शामिल हो गई। और जाहिर सी बात है जब सेना की कई रेजिमेंट हड़ताल में शामिल हुई तो आखिरी जनता के विद्रोह को, जनता की हड़तालों को, जनता के आक्रोश को कंट्रोल करने वाली जो यूनिट थी वो भी विद्रोह में शामिल हो गई। राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। जारशाही जनरलों और मंत्रियों को, जो सरकार के जो मंत्री और जनरल थे उनको गिरफ्तार कर दिया और जो सरकार विरोधी लोग जो जेलों में बंद थे उनको वहां से रिहा कर दिया गया। और 12 मार्च 1917 को, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि रूस का जो पुराना कैलेंडर है उसमें थोड़ा तारीखों का ऊपर नीचे है, तो अगर हम नए कैलेंडर के हिसाब से 12 मार्च 1917 देखते हैं तो पुराने के हिसाब से फरवरी की तारीख निकलती, इसलिए उसे फरवरी क्रांति का नाम दिया गया। इसके 3 दिन बाद में अस्थायी सरकार के
गठन की घोषणा की गई, जो जनता के प्रतिनिधित्व वाली राजशाही का समाप्त हो गया। अब यहीं पर आपको असली चरित्र सामने आएगा। यहां तक तो जनता का संघर्ष था, राजशाही का अंत था, वहां पर एक लोकतांत्रिक और उदार मूल्यों में विश्वास रखने वाले अलेक्जेंडर केरेंस्की को वहां का प्रमुख बनाया गया। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? धार्मिक रूप से लोगों की धार्मिक आस्था से बिलोंग करने वाले पादरी जॉर्ज गेपोन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आप कहेंगे सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ तो ठीक था, बिल्कुल ठीक था। खेल अब इससे आगे शुरू होता है, जो वामपंथ की असली चरित्र है। अब दिक्कत यह है कि जो फरवरी क्रांति रूस में हुई थी, वो क्रांति किसी और ने की। उस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक पादरी जॉर्ज गेपोन कर रहा था। जब उस संघर्ष के बूते पर सत्ता मिली, तो सत्ता किसे मिली? एक बहुत उदार प्रवृत्ति का, जनता के प्रति दयालु टाइप का आदमी, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले अलेक्जेंडर केरेंस्की को। क्यों? क्योंकि लेनिन उस समय वहां पर था ही नहीं, वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में था और इसने इस लोकतंत्र को नकार दिया। वामपंथ की यही खासियत है, अगर वो खुद सत्ता का हिस्सेदार नहीं होता है, भले ही जनता के सहयोग से कोई सरकार बने, लेकिन वो उसे खारिज कर देता है अगर वो खुद उस सत्ता का हिस्सेदार नहीं होता है। तो लेनिन उस वक्त स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में था। ड्यूमा यानी कि वहां की जो संसद है, उसके अंदर जो बोल्शेविक, जो उनकी पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने इस सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। और जब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने वहां से बाहर निकाल दिया। मजेदार बात एक और देखिए, आप सोचेंगे कि उनकी पार्टी संसद 1906 में पहली बार ड्यूमा बनी थी, पहली बार इलेक्शन हुए, 1912 में दूसरी, 1907 में शायद दूसरी बार हुए, 1912 में तीसरी बार हुए। और आप सोचिए कि इन बार बार चुनावों के बावजूद लेनिन वाली पार्टी तो 1898 में बनी थी, लेकिन बावजूद इसके वहां की संसद के अंदर 442 सांसदों में से लेनिन की पार्टी के सिर्फ 14 थे, और उसमें भी बोल्शेविक ग्रुप के सिर्फ और सिर्फ 6 सांसद थे। आप सोचिए, वहां अगर लेनिन के विचार और लेनिन की पार्टी जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होती, तो कम से कम चलो राजशाही खत्म नहीं होती, लेकिन वहां की ड्यूमा के अंदर, वहां की संसद के अंदर उनकी पार्टी को लोग वोट देकर तो जिताते। हालात हालांकि अपने देश में भी यही है वामपंथी पार्टियों की, लेकिन क्या है कि वो नैरेटिव फैलाने में माहिर होते हैं और सत्ता विरोधी बड़े आंदोलन और विद्रोह खड़े करने में आज भी भारत के अंदर वाले वामपंथी भी एक्सपर्ट है। खैर, लेनिन ने कहा कि ये जो बोल्शेविक लोग थे ना, उन्होंने क्या कहा इस सरकार को, चूंकि जनता ने ताकत के बल पे सरकार हासिल की, इसलिए कहा कि ये एक युद्ध के समान है, और वो यानी कौन? बोल्शेविक, वामपंथी लोग युद्ध के खिलाफ है। वाह, कितनी गुड्डी गुड्डी बात है। ये लोग ऐसा ही करते हैं, जब ये खुद सत्ता में नहीं होते ना, तब बहुत लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, क्योंकि यही बात आगे उल्टी होने वाली है। मैं गलत नहीं हूं। लेनिन ने घोषणा की, लेनिन ने जो स्विट्जरलैंड में बैठा था, वहां से घोषणा की कि ये किसी भी अर्थ में अंतिम विजय नहीं है, केवल सर्वहारा सरकार ही, खुद वाले जो वामपंथी सरकार है ना, उसको ही कहते हैं सर्वहारा का अधिनायकवाद, जनता को शांति, रोटी और पूर्ण स्वतंत्रता दे सकती है। किसान और मजदूरों के बहुमत वाली पार्टी ही ऐसी पार्टी हो सकती है। ये सरकार सभी युद्धरत देशों के क्रांतिकारी श्रमिकों के गठजोड़ से ही बनेगी। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को आपने खारिज किया है, दूसरा ये कि पूरी दुनिया के अंदर युद्धरत देशों के क्रांतिकारी श्रमिकों के गठजोड़ से ही सरकार बनेगी। इसके जरिए लेनिन ने एक अंतरराष्ट्रीय वामपंथी आंदोलन की नींव अपने विचारों में रख दी थी। वो सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है, जितने भी युद्धरत देश हैं उनकी बात कर रहा है लेनिन। अब हुआ क्या कि इसी दौर में रूस बेचारा युद्ध में फंसा हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी में ने उस पर हमला किया था। लेनिन और उसका खासम खास ट्राटस्की का नाम याद रखना, ट्राटस्की आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, जब लेनिन सत्ता में आता तो बहुत इंपॉर्टेंट पद इसी को मिलते हैं। इन दोनों ने युद्ध का विरोध करना शुरू किया, और जो जर्मनी रूस पर हमले कर रहा था, देखो जब रूस जर्मनी से युद्ध लड़ रहा था, तब ये लेनिन और ट्राटस्की जैसे लोग रूस को ही हराने में लगे हुए थे और जर्मनी का सहयोग कर रहे थे। कैसे सहयोग कर रहे थे? जर्मनी को कह रहे थे, हम जो रूस के अंदर सरकार है ना, उसको स्थिर रहने ही नहीं देंगे, उसको हमेशा विद्रोहों और आंदोलनों के अंदर इतना फंसा कर रखेंगे कि आप युद्ध आराम से कर सके। जर्मनी ने उसका एहसान चुकाया। कैसे चुकाया? 3 अप्रैल 1917 को लेनिन को एक सील बोगी के अंदर बिठा करके स्विट्जरलैंड से उनको वापस रूस पहुंचाया गया।
लेनिन जब रूस पहुंचा तो उसे लगा, वो बंद बोगी में क्यों गया था, उसे पता था कि जब मेरा देश युद्ध में फंसा हुआ और मैं जर्मनी का सहयोग कर रहा हूं, अपने ही देश के हार की कामना कर रहा हूं। ऐसा भारत में भी होता होगा, जब युद्ध चलते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शांति चाहिए, हमको हमको रोटी चाहिए, हमको युद्ध नहीं चाहिए, इस तरह के कैंपेन चलते हैं और ऐसे लोग अपने यहां भी है बहुत सारे। हालांकि वो सीलबंद बोगी में देश के अंदर आ गया, उन्होंने अपना पहला संबोधन दिया कि हमें शांति चाहिए, रोटी चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, सरकार को कोई अब जनता से कैसे आह्वान होते हैं, वामपंथी लोग लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को भी खारिज कर देते हैं। रूस के अंदर जो फरवरी क्रांति हुई वो तो जनता की ही थी ना, उन्होंने वहां की राजशाही को खत्म करके एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी थी और बेहद लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को वहां की सरकार की कमान दी थी। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने आह्वान किया कि सरकार को कोई सपोर्ट मत करो, सरकार के किसी भी काम में सपोर्ट ही मत करो। अभी इस बार आपने पिक्चर देखी होगी ना, यूं आगे आकर गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं, कभी कुछ भी नहीं हो तो मिमिक्री करने लग जाते हैं, फौजियों के सामने, पुलिस वालों के सामने, टॉर्चर करो उनको। ये इनका तरीका होता है कि सत्ता में जो सिस्टम है उसको इरिटेट करो ज्यादा से ज्यादा। लेनिन ने भी यही कहा, हमें शांति चाहिए, रोटी चाहिए, युद्ध नहीं, सरकार को कोई समर्थन मत दो, सारी सत्ता सोवियतों, यानी कि जो वो सोवियतें बनी थी ना, अलग मजदूरों की सोवियत, श्रमिकों की सोवियत, वो सारी सोवियतें वामपंथी विचारों से संबंध रखती थी, उनके हाथों में आनी चाहिए। मजदूरों और सैनिकों की सोवियतें बुलाई गई। 25 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राड में विद्रोह शुरू करवा दिया गया, राजधानी के सभी महत्वपूर्ण भवनों पर कब्जा कर दिया गया और यह क्रांति कहलाई अक्टूबर क्रांति। आप सोचो, फरवरी के अंदर फरवरी क्रांति के जरिए वहां की राजशाही शासन का अंत कर दिया जाता है, जनता की सरकार वहां चुन ली जाती है, लेकिन वामपंथी चूंकि उस सरकार में नहीं थे, लेनिन उस समय रूस में नहीं था, उसे लगा यार ये तो सत्ता हमारे हाथ में तो आई नहीं, राजशाही समाप्त हुई लेकिन सत्ता हमारे हाथ में नहीं आई, तो उन्होंने उस सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। आपको पता है, आप कहेंगे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत के वामपंथी दलों ने और वामपंथी लोगों ने 1952 1954 तक उस स्वतंत्रता को और उस सरकार को स्वीकार नहीं किया था। महाराष्ट्र के, तेलंगाना, आंध्रा के कई जिलों में हथियारबंद विद्रोह चले थे, लड़ाइयां चली थी कई सालों तक, तो इन्होंने वहां भी नहीं माना, और जब खुद हथियारों के दम पे जो सत्ता हासिल की, उसी को जनता के हितों की सरकार कहा गया, अक्टूबर क्रांति के नाम से यह जाना गया। 25 अक्टूबर 1917 को मैंने कहा था लेनिन का एक खासम खास जो ट्रोट्स्की वहां स्विट्जरलैंड में बैठ करके अपने ही देश को हराने के लिए दुश्मन देश का सहयोग कर रहे थे, उनको लेनिन ने सत्ता मिलते ही मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी का कमांडर बना दिया, यानी कि सारी की सारी कमान मिलिट्री से जुड़ी अपने खासम खास ट्रोट्स्की को दे दी। उसने पेट्रोग्राड सोवियत की सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। फरवरी 1918 तक आते आते बोल्शेविकों का पूरे रूस के ऊपर कब्जा हो गया और अलेक्जेंडर केरेंस्की जो लोकतांत्रिक व्यक्ति था, उदार व्यक्ति था, जो जनता के सपोर्ट से वहां की सत्ता पर बैठा था, उसको आखिरकार देश छोड़कर भागना पड़ा। और फरवरी देखो, अक्टूबर क्रांति में जो नई सरकार बनी ना, जनता ने जो फरवरी क्रांति में सरकार बनाई थी, उसके किसी भी आदमी को नई सरकार में शामिल नहीं किया गया। और लेनिन के जो वफादार थे, रेड आर्मी कहलाई, जो बोल्शेविक सैनिक थे, जो अलग अलग सोवियतें बना करके जो बोल्शेविक आइडिया से बिलोंग करने वाले सैनिक थे, वो रेड आर्मी कहलाई। और रेड आर्मी ने ही आने वाले समय में कहल ढाया। क्रूर शासन की एक शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही लेनिन को सत्ता मिली, राजा वहां का जो पहले था जार निकोलस II, उनको, उनकी पत्नी अलेक्जेंड्रा को, 4 बेटियों को हिमोफीलिया जैसी बीमारी से ग्रसित छोटे बेटे की हत्या कर दी गई। और इस हत्याकांड को अंदर बोल्शेविक पार्टी के, लेनिन की पार्टी के सारे नेताओं की सहमति थी। एक भी वामपंथी सोच के व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि इस राजा को या हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या क्यों कर रहे हो, आप तो लोकतंत्र की बात कर रहे थे, ये तो आपने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्याएं शुरू करवा दी। फरवरी क्रांति में शामिल सारे राजनीतिक और सैन्य लोगों की हत्याएं शुरू करवा दी, जो मैंने पीछे रेड आर्मी की बात बोली थी उसके जरिए। अब सवाल यह है कि क्या सत्ता जो वामपंथी लोगों के हाथ में आ चुकी थी, तब भी जनता के बीच में वो लोकप्रिय थे? नहीं थे, क्योंकि लेनिन के सत्ता में बैठने के बाद में फिर चुनाव करवाए गए रूस के अंदर। दिसंबर 1917 में चुनाव हुए तो वहां की संसद के अंदर बोल्शेविकों को सिर्फ 168 सीटें मिली। और जो वामपंथी पार्टी, जो बोल्शेविक दल ये दावा करता था कि किसान और किसान मजदूर हमारे साथ है, असल में किसान मजदूरों का एक और पार्टी थी, उसको समर्थन मिला, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, RSS,
उसको समर्थन मिला, नाम से ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं जानते, एसआरएस, सोशलिस्ट रिवॉल्यूस्ट, कृषकों का समर्थन मिला और उस पार्टी ने 299 सीटें जीती। आप सोचो, लेनिन सत्ता में आ गया, उसके बाद इलेक्शन करवाए, लेकिन जनता ने तो उसको वोट ही नहीं दिए। तो संसद में, वहां की ड्यूमा में उनको वोट नहीं दिए तो उनको बहुमत ही नहीं मिला। बहुमत नहीं मिला तो क्या किया उन्होंने? संसद ही भंग कर दी। सत्ता में आते ही, जिस संसद और लोकतंत्र के नाम पर ये सत्ता में आए थे, और आपने भी देखा होगा कि भारत में भी वोट की कोख से निकली हुई सरकार और उस संसद को इस देश के अंदर भी ऐसा तबका है जो स्वीकार नहीं करता है, वो उसको खारिज करता है, वहां से पास होने वाले कानूनों को खारिज करता है, वहां पर बैठ करके विधि निर्माण करने वालों को खारिज करता है। ये प्रवृत्ति 1917 से है। लेनिन ने उसी संसद में जनहित और जनता के प्रतिनिधित्व की बात करके वो सत्ता में आया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वोट करवाए तो जनता ने उसको तो वोट दिए ही नहीं, जनता ने दूसरों को दिए, तो कहा संसद ही खारिज, वहां की ड्यूमा ही भंग कर दी और बहुदलीय राजनीति खत्म कर दी कि ज्यादा पार्टियों का राज होगा ही नहीं, वोट मिलेंगे कहां से, या तो दूसरों को वोट मिल गए, 299 सीटें दूसरों को मिल गई, हमारे को 168 मिल गई। उसने कहा बहुदलीय राजनीति खत्म करो। वामपंथी जब तक सत्ता में नहीं होते तब तक बहुदलीय राजनीति की बात करते हैं, संसद के मूल्यों की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद असली चरित्र क्या? संसद में बहुमत नहीं मिला तो संसद भंग कर दी, लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट दिया तो बहुदलीय राजनीति ही खत्म कर दी, केवल एक ही पार्टी का शासन है। आप जाओगे कहां? मैंने दूसरी पार्टी ही नहीं रहने दी, आखिरकार वोट मुझे ही देना पड़ेगा। संसद में एक ही पार्टी होगी तो हमारा ही शासन होगा, और कौन करेगा शासन? अब एक संगठन है जिसका नाम है चीका, जो लेनिन ने बनाया था, ऑल रशियन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज कमीशन फॉर फाइटिंग काउंटर रिवोल्यूशन एंड सबोटाज, जिसका शॉर्ट में नाम है चीका। फेलिक्स डेजार्ज हिनेस्की को चीका का प्रमुख बनाया गया। चीका एक ऐसा संगठन था जिसे लाल आतंक के नाम से जाना गया, किलिंग मशीन के नाम से जाना गया। लेनिन के तमाम राजनीतिक विरोधी जितने भी लोग थे, उनको चीका ने एक जासूसी संगठन की तरह ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया। यही चीका बाद में रूस की सबसे फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसी केजीबी बनी, और केजीबी ने दुनिया भर के अंदर वामपंथ विरोधी इकोसिस्टम का कितना नुकसान किया है, वो बहुत सारे मिखाइल एक वो आर्काइव 90s के दौर में जो अमेरिका भाग के चला गया था, केजीबी का ही आदमी था उसने, ठीक है। लेनिन की मौत होने तक, 1924 के अंदर लेनिन की मौत हुई थी, तब तक 1,40,000 हत्याएं इस चीका नाम के संगठन ने की थी। ये सारे लोग राजनीतिक रूप से जो विरोधी थे उनकी हत्याएं करते थे, दूसरी पार्टियों में भी, और फिर समय के साथ में अपनी पार्टी में भी लेनिन ने अपने विरोधियों की हत्याएं शुरू करवा दी थी। और चीका का काम यह होता था कि चूंकि खुफिया एजेंसी थी, जासूसी करती थी और पता चलता था कि कौन व्यक्ति है जो लेनिन के खिलाफ जा रहा है, उसकी हत्या करवा दी जाती थी। अप्रैल 1922 में लेनिन ने स्टालिन नाम के एक पार्टी के व्यक्ति को पार्टी का जो सबसे मजबूत महासचिव होता है वो पद दिया। यही स्टालिन बाद में लेनिन से भी बड़ा तानाशाह बना, लेकिन उसकी कहानी अगले वीडियो में करेंगे। स्टालिन ने चीका का इस्तेमाल पार्टी के भीतर भी किया, लेकिन लेनिन तक तो पार्टी चीका का इस्तेमाल पार्टी के बाहर अपनी पार्टी के विरोधी लोगों को निपटाने के लिए किया गया, हत्याएं करने के लिए किया गया। स्टालिन ने तो पार्टी के अंदर भी अपने विरोधियों को निपटाने के लिए किया। स्टालिन का ट्रोट्स्की मैंने पहले जिक्र किया था ना, कि जो लेनिन के साथ में था, लेनिन के साथ में रहते हुए रूस का विरोध किया था, रूस का युद्ध का विरोध किया था। उसके बाद में जब अक्टूबर क्रांति के जरिए सत्ता हासिल में आई तो लेनिन ने जो मिलिट्री की सबसे बड़ी कमान थी वो ट्रोट्स्की को दी थी। जब स्टालिन सत्ता में आया तो उसका ट्रोट्स्की के साथ भी विरोध होने लगा, क्योंकि ट्रोट्स्की विदेश और युद्ध मंत्री था। स्टालिन ने, चूंकि ट्रोट्स्की बहुत ताकतवर था, सिस्टम पे उसका कब्जा था, लेनिन के सत्ता में आते ही उसको बहुत महत्वपूर्ण कमान दे दी गई थी। लगभग 17 से 20 3 साल और 22-23 तक 6 साल तक सत्ता में रहने की वजह से उसका बहुत अच्छी पकड़ थी। परिणाम यह हुआ कि स्टालिन को लगा कि ट्रोट्स्की को निपटाना पड़ेगा। उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि 1927 के अंदर ट्रोट्स्की को पार्टी छोड़नी पड़ी, 1929 के अंदर ट्रोट्स्की को देश छोड़ना पड़ा, और जो ये चीका जो बाद में केजीबी बन गया, इसने स्टालिन के इशारे पर दुनिया भर के अंदर ट्रोट्स्की का पीछा किया और आखिरकार साल 1940 के अंदर मैक्सिको के अंदर बर्फ के चाकू से बेहद रहस्यमय तरीके से उसकी हत्या कर दी।
कोई नहीं समझ पाया कि हत्या किसने की, बस एहसास महसूस किया जा सकता था कि स्टालिन ने यह हत्या करवाई। ये वामपंथियों के चाल चरित्र और चेहरे का पहला चैप्टर था। आप लोगों का इस वीडियो पर जो रेस्पॉन्स होगा, आपके जो कमेंट में जो आपकी राय आएगी, कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके आधार पर मैं ये तय करूंगा कि इस सीरीज को कितना आगे बढ़ाना चाहिए। और एक मजेदार बात, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा, वामपंथी लोग लोकतंत्र और समाजवाद की आड़ में छिपते। एक और आड़ है, जब भी किसी को वामपंथी विचारों से प्रेरित करना पड़ता है तो सबसे पहले पढ़वाते हैं कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने मोटे तौर पर समाजवाद के लगभग समानांतर बातें कही थी। तो जब कोई कार्ल मार्क्स को पढ़ता है तो उसको लगता है यार वामपंथी विचारधारा तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता चलता है कि वामपंथी विचार कार्ल मार्क्स की बातें किताबों तक ही है। असली जो इनका व्यक्तित्व है, तौर तरीके हैं, राज करने के तरीके हैं, इनके जो नसों में, खून में, विचारों में जो बसा हुआ है, वो लेनिन, स्टालिन और माओ है, जो तानाशाही के एक से बड़े एक से बढ़कर आगे दूसरा आगे निकला है। लेनिन को स्टालिन ने पीछे छोड़ा तो माओ की तानाशाही ने स्टालिन को भी पीछे छोड़ दिया। आपका इस वीडियो पर कितना रेस्पॉन्स आता है, आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय आती है, आप वीडियो को शेयर कितना करते हैं, लाइक कितना करते हैं, उसके आधार पर मैं आगे तमाम सीरीज बनाऊंगा। और आप कहेंगे तो कार्ल मार्क्स की भी बहुत सारी चीजें हैं, कैसे उन्होंने वो जो खुद सर्वहारा वर्ग की बात करते थे, वो खुद ही बुर्जुआ वर्ग से आते थे, वो कार्ल मार्क्स जो बहुत ही गरीब और दबे कुचले के हितों की बात करते हैं, उन्होंने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ में उनके किस तरह के संबंध थे और उनके जरिए उनको एक पुत्र प्राप्ति भी होती है। सबूतों, किताबों के नामों के साथ में अलग वीडियो में डिटेल में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया।